हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आज है 26 जून 2022। द हिंदू में एक न्यूज़ आर्टिकल है, हैज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ फेल्ड इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर वो मल्टीपल एग्जांपल्स की भी बात करेंगे जो आपके लिए बड़ा इजी है पढ़ना। उन चीज़ों को आप आराम से ग्रैब कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ ताकि ये आर्ट आप डेवलप कर सको कि किस तरह से इससे मैक्सिमम आउटपुट आप ले सको। हैज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ फेल्ड इन इंडिया, ये तो क्वेश्चन है, इसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी है। आपको एक बार पढ़ना है। देखिए, स्पून फीडिंग नहीं कर सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा ये। बट आई हैव ऑलवेज सेड दैट आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग न्यूज़पेपर इटसेल्फ। सो इससे आउटपुट क्या लें, सबसे मैक्सिमम आउटपुट कैसे लें, तो इसका बैकवर्ड लिंकेज क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज द बैकवर्ड लिंकेज, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इससे इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 142। और उससे इंटीग्रेशन किसका है, जुडिशियल ओवर रीच का। क्या ये जुडिशियल ओवर रीच है, जब सुप्रीम कोर्ट अपना आर्टिकल 142 यूज करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में टू गिव द कंप्लीट जस्टिस। और उससे कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। दीज ऑल आर इंटीग्रेटेड। आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में उसका बैकवर्ड लिंकेज इंटीग्रेशन किससे है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 किस तरह से इंटरप्रिटेशन हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ में, क्या हुई हैं ये चीज़ें जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ भी किया है। और क्या आर्टिकल 142 का यूज़ करना ये क्या जुडिशियल ओवर रीच तो नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस समय पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल 142 का यूज़ भी कर रही है टू गिव द कंप्लीट जस्टिस। और क्या उसका रिलेशन सेपरेशन ऑफ पावर चेक्स एंड बैलेंसेस से उसका क्या नाता है, ये थॉट प्रोसेस डेवलप होना पड़ेगा। और जब हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बैकवर्ड लिंकेज पे आते हैं तो फिर हम समझें कैसे, किस तरह से पढ़ें, ये किस तरीके से जो पढ़ने की आर्ट है ये डेवलप हो गई तो आप आंसर राइटिंग भी कर लोगे। ट्रस्ट मी ऑन माय वर्ड्स, जस्ट डेवलप दिस आर्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ एंड व्हाई देयर इज नीड टू ब्रिंग सच लॉ। इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या डिफेक्शन बहुत ढेर सारे हो रहे थे, किस पीरियड में वो डिफेक्शन इतने ढेर सारे हो रहे थे तो ज़रूरत पड़ी, आया राम गया राम, ये कल्चर कैसे डेवलप हुआ। तो ये बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए एंड उस बैकग्राउंड की वजह से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द नीड फॉर दिस लॉ। वेरी मच इंपॉर्टेंट। आंसर राइटिंग को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे लिखते हैं, आप जिस स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं उसी स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना पड़ेगा। इट्स अ रैशनल आर्गूमेंट आपको जो देने पड़ेंगे। बैकग्राउंड, व्हाट इज द नीड फॉर दिस लॉ। सो यहाँ पर एक नीड की बात हो गई। एंटी डिफेक्शन लॉ, हाउ एंटी डिफेक्शन लॉ वाज मेड, किस तरह से बनाया, क्या लॉजिक से बनाया, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बनाया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से बनाया गया, ठीक है, कहाँ पर मेंशन है, 10th शेड्यूल में है। तो ये लॉजिक क्या था, किस तरह से डिफेक्शन को ये चेक करेगा और डिफेक्शन किस किस तरह के हो सकते हैं, हाउ एंटी डिफेक्शन लॉ वाज मेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और साथ में अगर डिफेक्शन में हम एमपी या एमएलए को हटा रहे हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और प्रोविजंस भी हैं या नहीं। सवाल ये भी उठता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या यही प्रोविजन है जिससे हम एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई करेंगे, या कोई और भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, अगर हैं तो कहाँ पर हैं, अगर हैं तो कहाँ पर हैं। 101, 102 ये आर्टिकल कौन से हैं, 191, 192 आर्टिकल, ये कौन से आर्टिकल्स हैं और यहाँ पर किन की बात की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें जानना, क्योंकि यही सब चीज़ें जो हैं आपको ये समझाएंगी। क्योंकि जब ये आर्टिकल आप मेंशन भी कर दोगे ना अपने आंसर में, एक नई चमक आएगी, क्योंकि वो एग्जामिनर समझ पाएगा कि कहाँ पर एमपी की बात हो रही है, कहाँ पर एमएलए की बात हो रही है। और इसको आर्टिकल पता है और इसको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के बेयर एक्ट में चीज़ें दी गई हैं, साथ में कौन से ग्राउंड्स दिए गए हैं, कि ग्राउंड्स भी पता होना चाहिए कि बेयर एक्ट में कौन से ग्राउंड्स हैं, लाइक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, नॉन सिटीजन, अंडर एनी लॉ अदर लॉ उसको प्रोहिबिट किया गया हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन में आता है, वहाँ पर हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कोई और लॉ में, तो कौन से लॉ में मेंशन है, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मेंशन है कि किस तरह से एमपी को डिस्क्वालीफाई करेंगे, इलेक्शन ऑफेंसेस के ग्राउंड पे कर सकते हैं या कन्विक्शन के ग्राउंड पे कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ग्राउंड पे कर सकते हैं। तो कन्विक्शन का ग्राउंड क्या है, लिली थॉमस केस, एक लिली थॉमस केस आप कोट कर सकते हैं यहाँ पर एक चीज़ों को। इंटीग्रेशन आप समझ रहे हो, लिली थॉमस केस में क्या बोला गया आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है, कन्विक्शन है, तो 6 ईयर्स के लिए बैन कर दिए जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आपको ये बात पता चल गई कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एक लॉ में भी डिफेक्शन मेंशन है कि इस ग्राउंड पर भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन और आरओपीए में अगर ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं तो फिर कौन करेगा। नेक्स्ट सवाल ये है कि कौन करेगा, क्या प्रेसिडेंट करेगा,
क्या प्रेसिडेंट करेगा इन केस ऑफ द एमपीज, एंड क्या गवर्नर करेगा इन केस ऑफ द एमएलएज, और इनको रिपोर्ट कौन देगा, इनको एडवाइस कौन देगा, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस देगा। दीज ऑल बिकेम इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो आप किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई, आरओपी की बात हो गई, यहां पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ में भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो फिर क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, ये सवाल होना चाहिए। ये सवाल हैं जिसके जवाब आपको ढूंढने हैं, इस तरह से पढ़ना है। आप बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन से ग्राउंड है, कहां पर मेंशन है, ये बात हो गई। लॉजिक क्या है कि भाई, एक लॉजिक तो ये है कि अगर 2/3 ये आगे चल के अमेंडमेंट होगा, जहां पर ये बताया जाएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में बताया जाएगा कि 2/3 अगर मर्जर हो रहा है, यानी किसी पार्टी का 2/3 पार्ट जो है किसी और पार्टी से मर्ज करे, तो उसको डिफेक्शन नहीं करेंगे, बाकियों को डिफेक्शन कहेंगे। और अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है तो वो कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, अगर उसने ज्वाइन कर ली तो डिफेक्शन हो गया। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बाई एंटी डिफेक्शन लॉ। लॉजिक ये है कि इंडिपेंडेंट मेंबर ये कह के आया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से कि मैं इंडिपेंडेंटली लड़ रहा हूं, मेरी ये आइडियोलॉजी है जो कि बाकी पार्टीज की आइडियोलॉजी से डिफरेंट है, और मैं अकेला हूं, इंडिपेंडेंट हूं, प्लीज मुझे वोट दो मेरे बेसिस पर, किसी पार्टी के बेसिस पर नहीं। और अगर वो एमपी या एमएलए बन गया और जाकर उसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आपने अपना डेमोक्रेटिक मैंडेट ही हटा दिया, आपने अपने पीपल जो लोगों का विश्वास जीता था वो विश्वास को ही खत्म कर लिया। इसलिए इंडिपेंडेंट मेंबर किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डेमोक्रेटिक मैंडेट, किस तरह से वो पार्टी, किस तरह से वो जीत के आया है, वो डिपेंड करता है। साथ में अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, किसी मेंबर को नॉमिनेट किया है, राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं मेंबर को, तो अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर है तो क्या वो पार्टी किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है? यस, ज्वाइन कर सकता है, विद इन 6 मंथ ज्वाइन कर सकता है। आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन करेगा तो डिफेक्शन का आ जाएगा। ये 6 मंथ का पीरियड दिया गया। ये नॉमिनेटेड मेंबर क्यों ज्वाइन कर सकता है, इंडिपेंडेंट मेंबर क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता? क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर को तो भाई प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है ऑन सम बेसिस, और अगर नॉमिनेट किया तो उसको तो एक चॉइस देनी पड़ेगी ना। उसने तो लोगों को कह के ये चीज़ नहीं आया, उसके पास तो डेमोक्रेटिक मैंडेट इस बात का नहीं है ना कि मैं लोगों को बोल के आया हूँ कि मेरी ये डिफरेंट आइडियोलॉजी है और किसी भी पार्टी से मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ, ऐसा कुछ तो बोल के नहीं आया। तो नॉमिनेटेड मेंबर को एक विंडो दी गई कि भाई आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आप बातें समझ रहे हैं, मैं सब कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट लॉजिक को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पढ़ेंगे कैसे, किस तरह से अप्रोच करेंगे। और ये अप्रोच आपको रटने की जरूरत पड़ेगी क्या, कि इंडिपेंडेंट में क्या होगा, नॉमिनेटेड में क्या होगा, 2/3 में क्या होगा, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हैं इस बात को? तो हाउ एंटी डिफेक्शन लॉ वाज मेड, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, और अगर बनाया गया उसके जो प्रोविजंस हैं तो उसमें लॉजिक क्या है, ठीक है। ओरिजिनल प्रोविजंस क्या हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में, और क्या उनमें कोई अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है तो कौन से वो अमेंडमेंट है, और अमेंडमेंट अगर हुआ है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? अरे कोई प्रॉब्लम अराइज हुई होगी तभी अमेंडमेंट किया गया होगा। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की गया 2003 में किया गया, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट हुई होगी ना, कुछ तो हुआ होगा ऐसा। वो क्या ऐसी चीज हो गई, क्या ऐसा इशू हो गया जिसकी वजह से हमें अमेंडमेंट करना पड़ा? बात समझ रहे हो? और फिर आते हो आप रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि अभी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ पर क्या इश्यूज चल रहे हैं एग्जांपल्स के तौर पर। और ये जो एग्जांपल्स कोट करने हैं आपको, ये एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हुए हैं। कर्नाटका में क्या हुआ, मेघालय में क्या हुआ, मणिपुर केस में क्या हुआ, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका निभाई। तो यहां पर आप इन इश्यूज को मेंशन कर सकते हो, एग्जांपल्स के थ्रू आप बता सकते हो किसी कर्नाटका में ऐसा केस हुआ, और आप यहां पर समझा सकते हो। फिर यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि हैज द एंटी डिफेक्शन लॉ लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द करंट पर्सपेक्टिव। अब यहां पर आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, अब यहां पर आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपने ये सब बताने के बाद, आपने ये सब चीजें समझ ली जब ऊपर से नीचे तक, तब आपने इसको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आपके पास पावर आई। अब आपके पास ये बैकग्राउंड है जिसकी वजह से आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि आपको रीसेंट इश्यूज पता हैं, एग्जांपल्स पता हैं। अब आप इसकी रेलेवेंस के बारे में चर्चा कर सकते हो। अगर आपको लगा कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है तो आगे क्या होना चाहिए, अगर कुछ इश्यूज अभी भी हैं तो आगे क्या स्टेप लेने चाहिए, तो फ्यूचरिस्टिक स्टेप्स क्या हो सकते हैं, आपको ऑप्टिमिस्टिक सॉल्यूशन ऑफर करना है। सो बाय दिस वे आपने सॉल्यूशन भी ऑफर कर दिया। दिस इज योर कंक्लूजन, दिस इज योर बॉडी एंड इंट्रोडक्शन। बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं? तो आपने एंटी डिफेक्शन लॉ को एज अ होलसम आपने 2-3-4 पेजेस में बना लिया अपने नोट्स, और उसके अलावा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको 250 वर्ड्स में अगर लिखने को आ भी गया, अगर क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए पूछ लिया, तो आपके पास एग्जांपल्स भी तैयार है करंट पर्सपेक्टिव में। 2017 के एग्जांपल भी हैं यहाँ पर, 2017 के एग्जांपल भी हैं, रीसेंट भी एग्जांपल हैं, तो आप कोट कर सकते हो। 2-3 सालों के एग्जांपल को कोट कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर ये समझ पाए कि ये सिर्फ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात कर। रीसेंट का मतलब है कि पिछले 5 सालों में, 10 सालों में क्या हुआ। तो उस वजह से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को और अच्छा बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो।
समझ गए मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पर कोई भी केस डिस्कस करने नहीं आया हूँ कि कौन से एग्जाम्पल है कौन से नहीं है, वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह से क्या हुआ। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आप पढ़ेंगे कैसे। ये आर्ट ऑफ रीडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि अगर आप इस ढंग से पढ़ेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में फ्रेमवर्क पहले से रेडी है सर। ये चीज़ रेडी है आपके अंदर। अगर रेडी है तो फिर दिक्कत नहीं होगी लिखने में, क्योंकि दिमाग में अगर कंटेंट ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या? लिख लो, कुछ भी लिख लो, शुरुआत से पहले दिन से लिखना शुरू कर दो। हाँ, आंसर आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग। उससे होगा क्या? आप अच्छा बेहतर आंसर नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर कंटेंट डेवलप हो गया, फिर पहली बार लिखो। पहली बार लिखोगे तो गंदा लिखोगे, थोड़ा सा बेकार लिख सकते हो, फिर दूसरी बार लिखोगे तो अच्छा लिखोगे, तीसरी बार और अच्छा लिखोगे। लेकिन बिना कंटेंट के लिखोगे कैसे? मेरी बात समझ रहे हो? अगर ग्लास में पानी ही नहीं है तो पानी में और कोई अगर रिएक्शन करवानी है तो करवाओगे किससे? पानी ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ या किसी भी टॉपिक को कैसे अप्रोच करें। ये माइंड थॉट आपके अंदर बनना चाहिए, माइंड आपका ऐसे प्रोसेस करना चाहिए चीज़ों को लॉजिकल वे में, और इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए। आई होप कि आप इस न्यूज़ आर्टिकल में मैं आपको क्या समझाने आया था आज, आप इसको समझ पाए। और साथ में मैंने इकोनॉमी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। इन दिस कोर्स विल डेवलप दिस आर्ट ऑफ रीडिंग एनीथिंग। किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करें, केवल इकोनॉमी में नहीं। आप इकोनॉमी पढ़ते समय आप समझोगे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप इन सब की भी अप्रोच, आपका दिमाग जो है, माइंडसेट जो है वो चेंज होने लगेगा। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट द गेम ऑफ द नॉलेज ओनली, इट्स द गेम ऑफ द माइंडसेट। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपकी पर्सनैलिटी में वो माइंडसेट डेवलप हो कि चीज़ों को किस तरह से रैशनल वे में अप्रोच करना है। दिस कोर्स इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक नॉलेज, दिस इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दिस इज ऑल अबाउट डेवलपिंग द माइंडसेट दैट इज नीडेड फॉर दिस कोर्स। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस पर, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगा। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यू कैन। अगर आपको लगता है कि नहीं करना है तो नो प्रॉब्लम इन दिस। बट मैं यही कहना चाहूँगा, माई थ्रस्ट इज ऑन नॉट इकोनॉमिक नॉलेज ओनली बट ऑन दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यहाँ पर मैं आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग भी सिखाऊंगा, क्लास में बैठाकर आपको आंसर्स लिखवाऊंगा, ताकि आप ये आर्ट, ये माइंडसेट डेवलप कर सकें। मैं टॉपिक को पढ़ाने के बाद वो चीज़ आपको लिखवाऊंगा, तो कंटेंट भी रहेगा, तब आप लिखना सीखोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।